आइए दोस्तों, आज सब जुड़ जाइए। आज जो है आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू तक चैप्टर, उसका ये पार्ट तीसरा है और इसके पहले 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 से आगे देखेंगे। जो भी न्यू जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमको ज़्यादातर मोटिवेट होते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन को एकत्रित करके लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन यानी 82 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता होता है, यानी कि घाव को भरने के लिए यदि कहीं पर कट उठ जाता है ना, तो उसको भरने, उसमें जो घाव हो जाता है उसको भरने के लिए किसका सहायता होता है, यानी कौन इसको सहायता प्रदान करता है। तो ये जो होता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जो होता है वो घाव को भरने के लिए वो सहायता प्रदान करता है। जैसे यदि बात करें, यदि कोई तंत्रिका तंत्र, जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट है ना, और यहाँ पर यदि कट जाता है तो इस स्थान में जो है टिश्यू होता है, वो टिश्यू जो है यदि यहाँ पर ख़राब हो गया तो इसको कौन करता है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम इसमें भरता है और घाव को भरने के लिए काम करता है। तो लेकिन यहाँ पर कौन सा है, इसमें ऑप्शन तो वो नहीं है लाइसोसोम, तो उसके स्थान पे क्या उपकला ऊतक हो जाएगा। क्या होगा, उपकला ऊतक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। कहता है इसमें कौन सा ऊतक है जो लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। वो जो आपका पाया जाता है क्यूबाटाइल, जो होता है क्यूबाटाइल एपिथीलियम, क्या पाया जाता है, क्यूबाटाइल एपिथीलियम पाया जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। अंगों को विसरण, श्रावण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक। अब देखिए इसमें क्या है, विसरण भी करता है, विसरण भी कर रहा है यानी फैल भी रहा है, श्रावण यानी कि उसे श्राव यानी निकल भी रहा है कुछ न कुछ, और अवशोषण यानी कि वो क्या कर अवशोषित भी कर रहा है। तो ये जो है ना, इसको करने के लिए यानी कि ये बाहर निकलने के लिए, विसरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए या फिर अवशोषण करने के लिए कौन सा ऊतक जो है ना इसमें मदद करता है। तो आपका जो है एपिथीलियम, जो है एपिथीलियम क्या करता है कि श्रावण, विसरण, शोषण में मदद करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कहता है त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बाहरी त्वचा, वो किससे निर्मित होता है। जैसे यदि बात करें ये शरीर का ये पार्ट, ये ऊपरी वाला, ये बाहरी वाला भाग है, ये त्वचा जो है ना किससे निर्मित है। तो ये जो है किससे, स्तरीय सल्क एपिथीलियम से वो निर्मित है। किससे निर्मित है, स्तरीय सल्की एपिथीलियम से ये जो है ना बना हुआ ये वाला पार्ट। तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एपिथीलियम ऊतक, यानी ये एपिथीलियम ऊतक की कोशिका में रसाकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं। देखिए रसाकुर की बात कर रहा है और सिलिया, कहता है इसमें से जो है ना कौन सा एपिथीलियम के ऊतक कोशिका है जो रसाकुर और सिलिया ये दोनों पाया जाता है। तो वो जो होता है स्तंभाकर, क्या होता है, स्तंभाकर जो होता है, स्तंभाकर क्या करता है कि इस एपिथीलियम का एक ऊतक जो रसाकुर यानी कि रस को क्या करता है ना वो स्रावित करने के लिए देता है, और ये सिलिया पाए जाते हैं। तो किसमें, स्तंभाकर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया हुआ है, उसके सहायता से बोल रहा है कौन सा सही है, कुर की सहायता से बोल रहा है सही या गलत करने के लिए। तो सही या गलत इसमें कौन सा होगा, तो उसको देखिए सही गलत। कहता है एपिथीलियम ऊतक में कोशिका की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिका पदार्थ अधिक होता है। ये बात गलत है कि इसमें जो कोशिका की संख्या कम नहीं होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो ये गलत हो गया ऐसे ही। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिका पदार्थ नहीं पाए थे, ये भी गलत बात हो गया, क्योंकि उसमें जो है ना अंतर कोशी ये पदार्थ जो है ना सभी संयोजक ऊतक रहे या सिंगल ऊतक रहे उसमें भी अंतर कोशिका पाया ही जाता है। तो
तो ये भी गलत, तो इनमें से दोनों गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये दोनों गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 88, सिल्की एपिथीलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य क्या है आपको भी पता चल गया है कि यदि अपना शरीर है और ये शरीर का ही बाहरी ये भाग जो है इसी को बोलते हैं एपिथीलियम ऊतक। और इसका कार्य क्या है कि सुरक्षा प्रदान करना, यानी इसके अंदर में बहुत सारे क्या है पार्ट्स है, यानी कि इसमें जीवद्रव है, झिल्ली है, बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं ना, तो इसका ये रक्षा करता है। कौन? एपिथीलियम ऊतक। जो बाहरी त्वचा होता है वही क्या करता है? सुरक्षित प्रदान करता है, यानी सुरक्षा करता है, तो सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, पक्षमाभी एपिथीलियम ऊतक पाए जाते। पक्षमाभी, और ये पक्षमाभी की यदि जैसे ही बात करता है ना, ये पक्षमाभी, जैसे हम लोग एपिथीलियम यदि सिंपल सा देख रहे थे तो वो जो सिंपल देख रहे हैं ना शरीर के बाहर वाला भाग, लेकिन ये पक्षमाभी की बात करें, यानी कि पक्षमाभी कहने का मतलब कोष्ठ में, कहीं ना कहीं ये क्या होगा? कोष्ठ में बना होगा। तो कहता है वो किसका ऊतक है, यानी वो किसका बाहरी भाग है? तो वो जो है ट्रेकिया और गर्भाशय का बाहरी भाग है। किसका? ये गर्भाशय और ट्रेकिया का क्या है? ये बाहरी भाग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए और जो भी न्यू जोड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा यानी ऊतक त्वचा मांसपेशियों तथा दो मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है? देखिए इसमें क्या है, कहता है ऊतक त्वचा मांसपेशी और दो मांसपेशी। देखिए या तो दो त्वचा है, त्वचा को त्वचा से जोड़ेगा, प्लस ये त्वचा से किसको? मांसपेशी को जोड़ेगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसमें क्या है, इसको मान लेते हैं ये त्वचा है, ठीक है, ये त्वचा है। त्वचा को जो जोड़ेगा वो किससे जोड़ेगा? मांसपेशी से, या फिर मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ेगा। इस प्रकार से समझिएगा, त्वचा को टी लिख देते हैं, त्वचा को मांसपेशी से, या फिर केवल दो मांसपेशी को जोड़ेगा, मांसपेशी को मांसपेशी से। तो ये जो जोड़ने का कार्य करता है ये कौन करता है? तो ये जो करता है आपका एरियोल करता है। कौन करता है? एरियोलर जो करता है, एरियोलर, ये क्या करता है? दो मांसपेशी को जोड़ता है या फिर त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो आप समझ सकते हैं कि जिसके शरीर में अधिक वसा हो जाएगा तो वो अधिक मोटे हो जाएंगे। तो वो जो मोटापा होता है ना वो किसके कारण? वसा के कारण। और ये वसा जो है ना एक प्रकार का क्या है? कुचालक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, वसा जो कुचालक है, जैसे तेल वगैरह वो दिखते हैं, ये सब क्या है? वसा है। और जिसके शरीर में अधिक यदि मात्रा में वसा हो जाएगा तो उसको गर्मी भी अधिक होगा, उसको अधिक गर्मी लगेगा। कारण कि ये वसा जब कुचालक, ऊष्मा का कुचालक है, तो शरीर से ऊष्मा को बाहर ज़्यादातर निकलने ही नहीं देगा, तो अधिक मात्रा में उसको क्या लगेगा? गर्मी लगेगा। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो अभी जस्ट हम बताएं कि उसको क्या होगा? शरीर में अधिक गर्मी, तो यहाँ क्या है? वसामय ऊतक। ये वसामय ऊतक जिसमें कि जिसके शरीर में वसा की ज़्यादा हो गया मात्रा, तो उसको क्या होगा? गर्मी अधिक लगेगा। कारण क्या? कि उसके शरीर में वसा अधिक हो गया, तो इसका नाम ही रख दिया वसामय ऊतक, वसामय ऊतक के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 है, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का कुबड़ जो है वो किसका बना होता है? तो जैसे देखिए कि ऊँट को जो है ना गर्मी स्थानों में चलना पड़ता है,
जब गर्म स्थानों पर वो चलता है जैसे रेगिस्तान वगैरह में, तो उसके शरीर पे क्या होता है कि वसा, अब देखो कि उसके शरीर में इतना टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि राजस्थान का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊँट को क्या उस गर्मी को झेल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसमें ऊँट के शरीर में जो है ना, उसके कुबड़ में वो वसा का बना होता है, और उस वसा में क्या होता है कि पानी को जमा रहता है। ये कुबड़ है और इसके अंदर में क्या है, ये पानी जमा रहता है, और ये पानी जमा होता है तो इसमें जब गर्म होगा भी तो ये वाष्पित नहीं होने देगा। जब इसमें वाष्पित नहीं होने देता है, और ऊँट का टेम्परेचर और राजस्थान का टेम्परेचर लगभग क्या हो जाता है, सामान्य के आसपास से थोड़ा ही अधिक होता है, जिसके कारण से ऊँट राजस्थान में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से चलने में सक्षम होता है, वो कार्य कर सकता है। तो इसका आपको ऑप्शन पता चल गया होगा, क्या होगा, वसयमय उत्तक होगा। क्या होगा, वसयमय उत्तक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी जाती हैं। तो उत्तक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी जाती है। तो इसमें देखना है, तो वसा जैसे ही यहाँ पे आ गया, वसा वाली बात हो गया, तो सीधा वसा वाला कॉन्सेप्ट में जाना है। जहाँ भी वसा का उत्तक होगा, संयोजी उत्तक होगा, ससंयोजिक उत्तक होगा, तो वहाँ जाएंगे। इसका सीधा सीधा ऑप्शन डी में दिख रहा है, वसा संयोजी उत्तक। वसा संयोजी उत्तक इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से उत्तक कौन है। तो ये उत्तक जो है इसमें कौन सा है, तो रुधिर एक उत्तक है। क्या है, रुधिर क्या है, उत्तक है। रुधिर यानी कि ये रक्त, रक्त जो है ना, एक प्रकार का तरल रुधिर उत्तक है। रक्त कहे या रुधिर कहे तो वो किस प्रकार का, तो तरल उत्तक है। ठीक है। ये 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उदाहरण है। तो इसमें जो अमाशय की बात कर रहा है, अमाशय कहता है ये इसमें से कौन सा है, तो लसिका एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। लसिका क्या है, उत्तक है। आइए, और ये जो मस्तिष्क अमाशय यकृत देख रहे हैं, ये उत्तक नहीं, ये अंग है। ये क्या है, अंग है, ये भी ध्यान में रखना, ये अंग है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक जो है ना, इसमें कौन कौन सा है, तो देख पा रहे हैं, अस्थि ये भी है, क्योंकि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला काम करता है, जिसको उपास्थि बोलते हैं। तो ये भी ये क्या है, उत्तक है, और इसको उपास्थि जोड़ कर रखता है, तो ये भी है। जैसे लिगामेंट, लिगामेंट का काम ही होता है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना, एक त्वचा को दूसरे त्वचा से जोड़ना, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ना, तो ये लिगामेंट का काम होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इसे पता चल गया हो कि इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी होगा। आइए 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी। अभी जस्ट ही बताए हैं, ये गर्म रखने के लिए किसका काम होगा, तो वसामय उत्तक का होगा। किसका होगा, वसामय उत्तक। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। श्वेत और पीला तंतु जो पाए जाते हैं वो किस में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन एक बार आगे भी हो चुका है। जिसमें श्वेत था, पीला नहीं था, वहाँ पे श्वेत था दिया हुआ, तो इसमें क्या होगा, एरियोलर उत्तक। क्या होगा, एरियोलर उत्तक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 100, कोल्ड ड्रिंक नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक नामक प्रोटीन जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये उपास्थि में पाया जाता है। देखिए उपास्थि क्या होता है, अस्थि मीन्स होता है हड्डी, और उपास्थि मीन्स होता है जो इसको जोड़ने वाला बीच का भाग होता है ना, वो वाला, उसी को बोलते हैं उपास्थि। जो हड्डी को जोड़ कर रखता है उपास्थि उसको कहते हैं। तो ये उपास्थि जो है क्वाड्रियल नामक प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में। आइए क्वेश्चन आपका है 101 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए डेंटल का निर्माण होता है, यानी डेंटल का निर्माण जो होता है ना, सॉरी डेंटल नहीं, टेंडन है, टेंडन है, टेंडन का निर्माण होता है वो श्वेत तंतुमय उत्तक में। किसमें होता है, श्वेत तंतुमय उत्तक में टेंडल का निर्माण होता है। तो ये 101 नंबर क्वेश्चन था। आइए इसके बाद और है अभी क्वेश्चन आगे 102। देखिए लिगामेंट का निर्माण होता है, तो लिगामेंट का निर्माण होता है, ये तो अभी जस्ट बताएं। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय में। क्या होता है, लिगामेंट का निर्माण होता है। लिगामेंट का निर्माण कहाँ होता है, पीला तंतुमय में
लिगामेंट का निर्माण होता है और लिगामेंट बताए एक दूसरे ऊतक को जोड़ने का काम करता है। चलिए, टेंडल तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? आइए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, रिपीट है क्वेश्चन कि टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार का ऊतक है? तो ये सहसंयोजी या तो फिर संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? ये संयोजी जोड़ने का काम करता है। अभी जस्ट बताए ऊपर में लिगामेंट संयोजी ऊतक यानी जोड़ने का काम करता है। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। आइए, इसमें कहता है कथन एक दूसरे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को चुनना है। टेंडल मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। बात सही है कि वही दो हड्डी हम बताए या फिर मांस को जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। दोनों जोड़ने का काम ही कर रहा है, लेकिन टेंडल जो है मांसपेशी को अस्थि से यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है या फिर दो मांसपेशी को जोड़ता है। लेकिन लिगामेंट का काम क्या है? केवल और केवल दो हड्डी को जोड़ना। क्या है? केवल और केवल दो हड्डी को जोड़ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। सेवेनियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये सेवेनियस ग्रंथि जो पाया जाता है वो जितने भी स्तनधारी त्वचा होगा ना, स्तनधारी व्यक्तियों में या फिर जंतुओं में, जीवों में, जो हम लोग देखते हैं ना स्तनधारी के त्वचा में जो जिसमें डर्मिस होगा, जिसमें डर्मिस रहता है ना, उसी में ये सेबेसियस होता है। क्या होता है? सेबेसियस जो होता है स्तनधारी की त्वचा डर्मिस में होता है। चलिए, आइए, क्वेश्चन नंबर 106 है। लेक्रामाइल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये जो लेक्रामाइल ग्रंथि है ना, जो हम लोग जब रोते हैं तो क्या आता है? आंसू। तो आंसू निकलने वाला एक ग्रंथि है जिसका नाम है लेक्रामाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक्रामाइल आंसू को क्या करता है? स्रावित करता है। आइए, रोने धोने वाला भी आएगा। तो अभी आ गया आपका रोने धोने आंसू, इसके बाद भी अभी चलेंगे और एक दो आएगा ऐसा जो अपने शरीर से संबंधित है। किस ऊतक में तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? ये किस ऊतक से बनता है? अपना जो पैर देख रहे हैं ना, शरीर के नीचे वाले भाग तलवे, गाय के खुर, गाय के सींग या अन्य पशु के सींग, खुर, वो किनके बने होते हैं? तो वो काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वो काइटिन के बने होते हैं। ये याद रखना है तलवा, क्योंकि वो मोटा वाला परत है। ये मोटा वाला चमड़ा जो है ना, काइटिन का निर्माण करता है। आइए, ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये जो है ना, ऑस्ट्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है। ऑस्ट्रियोब्लास्ट नामक जो है कोशिका कहता है उपस्थित रहता है। तो ये किस में उपस्थित रहता है? तो ये उपस्थित अस्थि यानी हड्डी में ये क्या होता है? उपस्थित रहता है। कौन? ऑस्ट्रियोब्लास्ट नामक जो है कोशिका किस में उपस्थित रहता है? वो हड्डियों में उपस्थित रहता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 109 है। देखिए, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा नाम है बायोलॉजी में, लेकिन ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो दिक्कतें आती है। तो आइए, क्वाड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। ऊपर में था ऑस्ट्रियोब्लास्ट, तो हड्डी में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे है क्वाड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो ये उपास्थि में। ये ध्यान में रखना है। अ लगा है अस्थि में चले आना है और क लगा है सीधे उपास्थि में चले आना है। अ लगा है अस्थि यानी हड्डी में, क लगा है तो उपास्थि में चले जाना है। मास्टर कोशिका पाई जाती है। मास्टर कोशिका जो पाया था वो कहाँ? संयोजी ऊतक में पाया था। ये मास्टर यानी मास्टर हो गया, सबको जोड़ने का काम करता है ना। स्टूडेंट के लाइफ को जोड़ने का काम, उसके लाइफ को संचालित करने का, दिखाने का काम मास्टर करता है। तो वही बात है, सारे संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं जो कि जोड़ने का काम करता है। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 111 है। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिका में कौन सा रुधिर वाहिनियों को फैलने के लिए प्रोटीन
हिस्टमनी स्रावित करता है। तो हिस्टमनी ये स्रावित करता है। इसमें एरियल ऊतक अभी हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे, उसी का यहाँ नीचे भी दिया है कि प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है। तो ये कौन करता है? तो ये मास्टर कोशिका करता है। कौन करता है? मास्टर कोशिका करता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 112 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पीला यकृत, यानी ये जो पीला है ना, पीला यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो देख लीजिए, इसमें जो पीलिया की बात कर रहा है, यकृत का, अस्थि मज्जा का, इसमें जो इस सब में जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा यकृत, अस्थि मज्जा और पीलिया है जिसमें कि जली प्रकार की उसमें चिपचिपादार पदार्थ होता है और वो एक प्रकार का ऊतक होता है। तो उस जली यानी कि तरल पदार्थ जो होता है उसको बोलते हैं जालवत। उसको क्या बोलते हैं? जालवत संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? जालवत संयोजी ऊतक। आइए, मनुष्य की त्वचा का सबसे मोटी होता है, यानी कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो अभी इसको पहले पढ़े थे, तलबे में होता है सबसे मोटा, जिसमें खूर वगैरह बताए वो किसका बना होता है। तो आप लोग अभी जस्ट देखें तो देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? तो आँख के पलक की जो होती है वो सबसे पतली होती है। अभी बताए थे कि अभी दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें इसमें चलेगा। तो आइए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है कि उसमें जो उसका चमड़ा क्यों झुर्रीपन हो जाता है? तो आप देखे होंगे, जो व्यक्ति थोड़ा हिस्ट पुष्ट रहता है, मजबूत रहता है, उसमें चमकदार अधिक होता है। क्यों चमकदार होता है? वो उसमें चमकपन होता है कि उसमें वसा का मात्रा अधिक होता है। और जब वसा का मात्रा तो ऑयली प्रकार की होते हैं, और जब वसा की मात्रा कम हो जाएगा तो शरीर क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे, तो झुर्रियाँ पड़ेंगी। तो ये वृद्धि में यानी वृद्ध अवस्था में यानी बूढ़े अवस्था में क्या होगा? झुर्रियाँ पड़ने का कारण ये चमड़ा में वसा ऊतक की कमी क्या हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए, नाभि रज्जु है। ये नाभि रज्जु क्या है? ये नाभि रज्जु की बात करते हैं। तो ये नाभि रज्जु एक प्रकार का समझिए कि ये भ्रूण अवस्था का एक ऊतक है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभि रज्जु। तो ये नाभि रज्जु क्या होगा? ये भ्रूण संयोजी ऊतक। क्या होगा? भ्रूण संयोजी ऊतक होगा। आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर दिया कीजिए और सबको इसमें जुड़ जाएंगे तो हमको भी ज़्यादा बेटर लगेगा। आइए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेबर्सियन तंत्र पाया जाता है। हेबर्सियन तंत्र जो है वो पाया जाता है। तो हेबर्सियन तंत्र जो है किसमें पाया जाता है? तो ये बताना है। तो आप बता सकते हैं कि हेबर्सियन तंत्र जो है केवल ये महिलाओं में पाया जाता है, यानी कि जिसको स्तन होता है, स्तनधारी होता है, स्तनधारी जितने भी जीव होंगे उसमें पाए जाएंगे। तो क्या होगा? स्तनियों की अस्थियों में, किसमें? स्तनधारियों वाले जितने भी जंतु हैं उसके अस्थि यानी उसके हड्डी में हेबर्सियन तंत्र पाया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है। कहता है हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो किस में भाग लेता है? तो वो रक्त को जमने के लिए भाग लेता है। क्या करता है? रक्त को जमाने के लिए ये हिस्टामिन क्या करता है? कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 119 है आपका। कोलेजियम फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना हिस्सा होता है? यानी कि जितने शरीर में कोलेजियम फाइबर है, कहते वो प्रोटीन का कुल कितना भाग होता है? तो ये प्रोटीन का जो है कितना भाग? तो 1/3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 1/3 यानी 1/3 होता है। कितना? 1/3 होता है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन जो होता है वो कहाँ होता है? तो आप अभी जस्ट बताइए क्या है? कोलेजियम फाइबर। तो कोलेजियम फाइबर में ही अधिकांश प्रोटीन पाया जाता है। तो कहाँ होगा? कोलेजन। क्या होगा? कोलेजन होगा। आइए, बाह्यकर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल को क्या बोलते हैं? यानी कि
बाह्य कर्ण यानी बाहर की ओर जो कर्ण, जैसे मनुष्य का बाह्य कर्ण है, कौन है उसको बोलते हैं बाह्य कर्ण। तो उसमें कंकाल जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। आप लोग बताइएगा, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी वो क्या है? और आपको बताना है शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। दोनों बताना है, बड़ी और छोटी, कमेंट सेक्शन में लिखना है। आइए, शरीर यानी शारीरिक अंग में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है। शरीर में जो ये गति होता है ना, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? तो वो जो आपका पेशी ऊतक, पेशी यानी कि मांसपेशी जो है ना, वो एक दूसरे से क्या होता है, लिंक रहता है। जब ये एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा कि अच्छे से एक दूसरे को चलने में सहायता नहीं प्रदान कर पाएगा। तो वो पेशी ऊतक जो होता है ना, वो जो हम लोग बोलते हैं मांसपेशी, एक दूसरे का जुड़ाव, रेशा वाला पार्ट, वही उसको चलने के लिए जिम्मेदार। आप लोग बताएं कि ये शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम और सबसे छोटी हड्डी का नाम। आप लोग बताइएगा कि कान में हड्डियों की संख्या, ये भी आप लोग बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 123 पे 123 पे आते हैं। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक जो है ना, ये किसमें? पेशी में पाया जाता है, यानी ये पेशी में सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। आइए, आरेखित तथा रेखिक ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? आरेखित और ये जो है ना आरेखित कहा, या आरेखित या रेखित ऊतक जो है ना मूल प्रकार के, वो किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक है। किस प्रकार का? पेशी ऊतक है। और आपको हम बता दें कि ये जो आरेखित है, ये जो है ना मानव के नेत्र में होता है। किस में होता है? मानव के नेत्र में पाया जाता है ये आरेखित। तो आइए क्वेश्चन इसके आगे है, आपका नेत्र की आइरिस में पाए जाने वाले ऊतक। तो अभी जस्ट बताएं, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले ऊतक कौन सा है? तो वो आरेखित पेशी है। इंटर कैलेंडेटिन डिस्क उपस्थित रहते हैं। तो ये किस में उपस्थित रहते हैं? ये हृदय पेशी में उपस्थित रहते हैं। किसमें? हृदय पेशी में उपस्थित रहते हैं। 127 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? ऐच्छिक यानी कि अपने इच्छा अनुसार, यानी उस पर किसी का नियंत्रण ना हो। तो वो जो रेखित पेशी है, जैसे अभी बताए थे रेखिक पेशी, जैसे आँख में, आँख के पलक में क्या होता है? वो पलक झपक, वो क्या हम लोग इच्छा से करते हैं? तो वो सॉरी इसमें क्या ऐच्छिक जो है ये गलत हो जा रहा है। ये आप आइए, अभी आपको हम नेत्र में बताएं आरेखिक बात सही है, और ये ऐच्छिक, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं आरेखिक पेशी ये नेत्र में होता है। और ये नेत्र में जो होता है, तो ये नेत्र के जैसे कीड़ा वगैरह या कुछ आँख में चले जाता है, तो अपने से पटाख से क्या होता है? झपक जाता है, यानी पलक क्या होता है? बंद हो जाता है। तो वो आरेखिक होता है। लेकिन इसमें ऐच्छिक पेशी पूछा है, यानी हम लोग जो है उसको संचालित करते हैं, हम लोग अपने अनुसार संचालित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेखिक पेशी। क्या बोलते हैं? रेखिक पेशी बोलते हैं। आइए, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो इसमें जो है ना, शरीर में जो संकुचित और प्रसारित होता है वो किसके कारण होता है? तो ये आरेखिक, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों के ऊपर नियंत्रित नहीं है, आरेखित जैसे अभी आँख में बताए, तो वही आहार नाल के अंदर में होता है। और जो भी उसमें भोजन जाता है तो वो अपने अनुसार संकुचित होता है और प्रसारित यानी फैलता है। तो ये आरेखित जो है पेशी आहार नाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, मायोफाइब्रियल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? तो ये किस ऊतक में पाई जाती है? तो एपिथीलियम ऊतक में। किसमें? एपिथीलियम ऊतक में पाई जाती है।
निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पे थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो किस मांसपेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो रेखित पेशी जो इसमें थकान उत्पन्न नहीं होता है, उसमें होता है कार्डियक। कौन सा? कार्डियक पेशी जो होता है, कार्डियक पेशी, इसमें थकान उत्पन्न नहीं होता है। शरीर में हर जगह होता है, लेकिन कार्डियक में जो है नहीं होता है। शरीर के कुल भार का 50% भार क्या होता है? यानी 50% भाग जो है वो पूरे शरीर का क्या होता है? तो वो जो होता है 50% भाग में या फिर भार में रैखिक पेशी होता है, जिसको हम लोग अपने अनुसार संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वो रैखिक पेशी होता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, वो संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। यानी एक भाग से दूसरे भाग में जो चला जाता है वो किसके द्वारा? तो वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 133 है, तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। यानी कि न्यूरॉन जो है ये सबसे छोटी इकाई है। तंत्रिका या ऊतक की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या है? न्यूरॉन। इकाई पूछे या फिर छोटी इकाई तो न्यूरॉन होगा। आइए और क्वेश्चन है कुछ, चलिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो ये सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आइए और आप लोग बताइएगा कि सबसे बड़ा कोशिका किस में पाया जाता है? ये तो मनुष्य का था ना, इन होल पूरे जीव जंतु में लेकर सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 135, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? यानी कि जन्म के बाद, इसमें क्या है? जन्म के बाद किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? कौन सा वैसा ऊतक है जो कि जन्म के बाद उसमें विभाजित नहीं होता है? तो ये तंत्रिका में। ये तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। जन्म के पहले जितना विभाजन होने का होता है हो गया रहता है। आइए, न्यूरॉन के डेंड्राइट से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? ये पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? तो इसी में नाम यहाँ पे दिया हुआ है आपका डेंड्रासाइट। क्या दिया हुआ है? ये डेंड्रासाइट। क्या? डेंड्रासाइट। आइए 137 नंबर क्वेश्चन है। 137 नंबर क्वेश्चन है, रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तो रेनवियर का जो ये नोड पाया जाता है वह कहाँ? तंत्रिका में। तंत्रिका में पाया जाता है। दो न्यूरॉन के जोड़ने को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन को जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो उसको गुहिका कहा जाता है। क्या? गुच्छिका या गुहिका कहा जाता है। और दो क्वेश्चन है, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संरचना कैसे होता है? तो इसमें न्यूरॉन का जो संरचना जो इसमें कैसे होता है? एक न्यूरॉन, इसमें क्या होता है? एक न्यूरॉन के एक्शन से दूसरे न्यूरॉन डेंड्राइट में होता है। किसमें होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन डेंड्राइट में होता है। आइए आप आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बायोप्सी संबंधित है। ये बायोप्सी किससे संबंधित है? ये परीक्षण के लिए ऊतक के शरीर को अलग करता है। किसी परीक्षण के लिए ऊतक को क्या करता है? शरीर से अलग करता है। तो आज इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।